वंदे मातरम में अब तक आपने देखा कि 1999 में पाकिस्तान ने कैसे भरोसे का खून किया था। एक तरफ भारत पाक के बीच सदाए सरहद बस सर्विस शुरू हुई थी, लाहौर समझौता हुआ था और दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान ने करगिल में घुसपैठ कर दी थी। शुरुआती दिनों में भारतीय सेना दुश्मन का असली स्वरूप ही नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मुजाहिदीन के मुखौटे के पीछे छिपी पाकिस्तानी फौज यूं ही नजर आई, हिंदुस्तान ने भी करारा जवाब देना शुरू कर दिया। तोलोलिंग और पॉइंट 5140 समेत कई अहम इलाके भारत ने वापस हासिल कर लिए थे, लेकिन द्रास का इलाका अब भी महफूज नहीं था। टाइगर हिल पर पाकिस्तान मजबूती से काबिज था। अब आगे नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। करगिल में 1.5 महीने से भारतीय सैनिक एक अनदेखे दुश्मन से उलझे हुए थे। उनके हालात बहुत ही मुश्किल थे। कई दफा वो सिर्फ बर्फ खाते थे और उसे ही पिघलाकर पीते थे। खून जमा देने वाली चोटियों पर खून बहाते थे, सिर्फ एक लक्ष्य के साथ कि देश की लाज रखनी है। युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका अब साफ थी, फिर भी पाकिस्तान कबूल करने को तैयार नहीं था। ये अब तक साफ नहीं था कि करगिल का षड्यंत्र नवाज शरीफ की रजामंदी से रचा गया या फिर ये जनरल मुशर्रफ की ऐसी साजिश थी जिसका इल्म सिर्फ उनके चंद जनरलों को ही था। उन्होंने जो है वो यकीनन एक गवर्नमेंट ऑफ द डे को भी धोखा दिया है, जो हमें कारगिल का उस वक्त उन्होंने ये मंसूबा बनाया जबकि वाजपेयी साहब पाकिस्तान आ चुके थे। उनके साथ एक अच्छी खासी बातचीत का दौर शुरू था और बहुत अच्छे उसके नताइज निकलने की उम्मीद थी और उन्होंने सारे उस प्रोसेस को सबवर्ट किया। वो कारगिल जो ऑपरेशन को लॉन्च करके तो उन्होंने वाजपेयी साहब को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि मुझे पाकिस्तान ने स्टैब किया है बैक में। तो मुझे खुद भी इसका अंदाजा नहीं था कि मुझे खुद मुशर्रफ साहब ने स्टैब किया। ये सियासत रही हो या साजिश, कूटनीति के कटघरे में छलनी तो सैनिकों का शरीर हो रहा था। द्रास इलाके में भारतीय सेना को अहम कामयाबियां हाथ आईं, लेकिन बटालिक में संघर्ष बेनतीजा रहा था। जुबार, खालूबार और कोकरथंग की पहाड़ियों को हासिल करना नामुमकिन सा था। उनके हथियार इतने सटीक थे कि एक चोटी से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट को भी मार गिराया था। इसमें काफी सारी रेज लाइन्स थी जो हमारी तरफ आ रही थी। जुबर था और 3 रेज लाइन्स थी जो कि कालूबार था और 3 अदर रेज लाइन्स थी जो बहुत बड़ी बड़ी थी। इसको किसी तरीके से मैं उस तरीके से नहीं अटैक कर सकता था जैसे कि दराज और मशकों में हो रहा था। तो हमने यहाँ एक दूसरा मेथडोलॉजी अडॉप्ट किया जिससे कि हम जो नीचे वैलीज थी उनके अंदर घुस गए और रात को हमारे पेट्रोल मेंटेन होते थे। खालूबार की चढ़ाई यूं तो 22 ग्रेनेडियर्स के चार्ली मुस्लिम कंपनी के जवानों को मदद पहुंचाने के लिए थी, लेकिन दुश्मन की गोलियां झेलते हुए एक दफा जब गुरखा वहां पहुंच गए तो लौट कर आना विकल्प नहीं था। 2 दिसंबर की रात थी जब 111 गुरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय बुरी तरह घायल हो गए। इतना खून बह रहा था कि उनके लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल था। तब लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने हमले की अगुवाई करने के लिए वॉलंटियर किया। टुकड़ी में अब बस 36 जवान बचे थे। लेफ्टिनेंट पांडे को आखिरी हमले के लिए हर एक की सख्त जरूरत थी और इसीलिए आगे बढ़ते हुए बेहद सावधानी बरतनी जरूरी थी। पाकिस्तानियों को भारतीय जवानों के आगे बढ़ने का अंदेशा था।
इसलिए चंद मिनट के अंतराल पर वो इल्यूमिनेटिंग राउंड दाग रहे थे। इसकी रोशनी में आगे बढ़ पाना संभव नहीं था, लेकिन कुछ देर में सवेरा हो जाता और ये आत्मघाती होता। सामने से दुश्मन की मशीन गन गोलियां उगल रही थीं। लेफ्टिनेंट पांडे ने सभी जवानों को एक चट्टान के पीछे छोड़ा और खुद बाहर निकले। गोलियां और तेज हुई, लेकिन उन्होंने गन पोजीशंस देख ली थी। मनोज पांडे सबसे पहले मैं उसको मिला, उसकी बटालियन इंडक्ट हुई है 9 मई को, और सबसे पहला हमला हमने डायरेक्टली बैठ के बातचीत करके उसके साथ प्लान करके के साथ ऑन 17 मई के लिए। लेफ्टिनेंट पांडे की गोली सीधे निशाने पर लगी। मशीन गन खामोश हुई और जवान आगे बढ़े। इस कोशिश में खुद उन्हें कंधे और पैर पर गोली लगी, लेकिन वो बेखौफ अगले बंकर की ओर बढ़े। ग्रेनेड फेंककर उसे उड़ा दिया। पीछे से 2 पाकिस्तानी उनके प्लाटून पर निशाना साध रहे थे। लेफ्टिनेंट पांडे ने अपनी कुकरी से उनकी गर्दन काट दी, लेकिन अब तक उनका इतना खून बह चुका था कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। ने 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी ऑपरेशन सब सक्सेसफुली किए हैं। ये उसका 5वां ऑपरेशन था जबकि जाके वो उसने शहादत पाई है। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के शरीर में तब तक जान रही जब तक खालू बार पर तिरंगा नहीं लहराया, मानो प्राण ने भी मातृभूमि से प्रण किया हो। इस लड़ाई में हमारे 11 जवान शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी अब टूटनी शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान का दांव उस पर ही उल्टा पड़ने लगा था। छटपटाहट में नवाज शरीफ बार बार अमेरिका फोन घुमा रहे थे। प्रेसिडेंट क्लिंटन को फोन लगा गया है। ठीक है। हेलो मिस्टर क्लिंटन। Hello, Mr. Sharif. How are you? I need your help. I want to come to you immediately. Sharif, I told you yesterday what my conditions are. See, you're always welcome in Washington, even on July 4th. But if you want me to spend America's Independence Day with you, you have to come to the US knowing 2 things. First, you have to agree to withdraw your troops back across the line of control. Second, I would not agree to intervene in the Kashmir dispute, especially under the circumstances that appear to reward Pakistan's wrongful incursion. We can discuss all the details when I am there. Please understand. I can't discuss clearly on the phone. I will be there tomorrow. Okay, but understand, I shall not compromise on any issue. राष्ट्रपति क्लिंटन अटल बिहारी वाजपेयी से भी संपर्क में थे और उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि वो नवाज शरीफ पर पाकिस्तानी सेना को नियंत्रण रेखा से पीछे हटाने का दबाव बना रहे हैं। क्लिंटन की भूमिका एक मध्यस्थ की भूमिका हुई। अनफॉर्चुनेटली हमने खुद ही न्योता दिया और हमने खुद ही अपॉर्चुनिटी बनाई कि अमेरिका इस मामले में अपना एक अहम रोल निभाना शुरू कर दिया। भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक संपर्क कायम था, लेकिन हिंदुस्तान कश्मीर के मसले पर अमेरिकी बीच बचाव के पक्ष में नहीं था। वो तो बस मोर्चे पर पाकिस्तान को सीधा जवाब देना चाहता था।